आप लोग उत्कृष्ट कार्य में लगे हुए हैं। प्रेम प्रकाश जी ने मुझे आमंत्रित किया, उन्हीं का सुझाया हुआ विषय था हिंदी साहित्य में समाज सुधारकों का योगदान। अभी मैं 6 बजे से एक और बैठक में लगा हुआ था। रसिया से जुड़े हुए थे इलियास जी, जो हिंदी और भारतीय संस्कृति के अच्छे जानकार हैं और हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। उनसे लगभग 2 घंटे चर्चा हुई और इसी के इर्द गिर्द हम लोग भारतीय संस्कृति के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, विकास, कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है कि चाहे यहाँ का साहित्य हो या यहाँ होने वाला जो परिवर्तन है उस पर यूरोप का प्रभाव है, चाइना का प्रभाव है, रसिया का प्रभाव है, रशियन क्रांति का प्रभाव है। वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ जो भी सुधार हुए हैं हमारी समस्याओं से ही उत्पन्न हुए हैं। हम कहीं से आयातित विचारों से संपन्न नहीं हुए हैं। इस बात को केंद्र में रखना चाहिए और हमारी इतनी समृद्ध परंपरा है, चाहे वो समाज सुधारकों की परंपरा हो, राजनीति की परंपरा हो, शासकों की परंपरा हो, साहित्य की परंपरा हो, इतनी समृद्ध है कि हमें दूसरों के स्रोत से रस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे मैं इस संबंध में चर्चा करूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो साहित्य है पूरा, वो मूल साहित्य जो है वो वाचिक परंपरा है। किसी भी साहित्य का जो ज्ञान स्रोत है वो 2 परंपराओं पर चलता है, एक वाचिक परंपरा और लिखित परंपरा। और जो मूल होता है वो वाचिक परंपरा होती है। हमारा जो आदिवासी समाज है, इस भारतवर्ष का जो आदिवासी समाज है, वो साहित्य का बीज अपने साथ लेकर चलता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा सच्चा व्यक्ति है कि वो वैदिक ऋषियों की तरह वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उसके चिंतन में, उसके जीवन में प्रकृति है और उसका पूरा ज्ञान और साहित्य जो है वो वाचिक साहित्य है। तो जो भारतीय परंपरा है, भारतीय साहित्य है, उस पूरे ज्ञान का बीज रूप जो है वो वेदों में है और वेदों के साथ साथ हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके चिंतन में है, उनकी जीवन शैली में है। क्योंकि भारतीय समाज से यदि प्रकृति को अलग कर दिया जाए तो हम सिफर हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। जिस तरह से हम प्रकृति के पूजक हैं, दूसरा समाज उस तरह से प्रकृति का पूजक नहीं है। हम आधुनिक दिखते हैं, यूरोपीय सभ्यता संस्कृति में पगे हुए दिखते हैं, लेकिन मन जो है हमारा वो प्रकृति के एकदम नजदीक है। इस बात को केंद्र में रखकर ही हमारा सारा चिंतन होना चाहिए। अब आप देखिए साहित्य क्या है। क्या कुछ कहानियां लिख देना, कुछ कविताएं लिख देना, एक आध नावें लिख देना, महाकाव्य लिख देना, यही साहित्य है? सहितस्य भाव साहित्य।
जहां सभी के हित का भाव हो। तो क्या राजनीति में नहीं है? क्या धर्म में नहीं है? क्या दर्शन में नहीं है? क्या आध्यात्म में नहीं है? क्या समाज सुधार में लोगों के चिंतन, ये हित का भाव नहीं है? गंभीरता से विचार कीजिए तो ऐसा लगता है कि हमारा जो साहित्य का क्षेत्र है वो जीवन का क्षेत्र है। सिर्फ लिख पढ़ देने से वो साहित्य नहीं बन जाता। हमारे जो महापुरुष हैं उनका जीवन ही साहित्य है। कविता कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, ये छायावाद के बाद से साहित्य में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। आप जो लोग साहित्य पढ़ते पढ़ाते हैं उनको देखिएगा, जो छायावाद के बाद का साहित्य है, वहां तक साहित्यकार होने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी, किसी कोर्स की जरूरत नहीं थी। छायावादी कवियों में एक महादेवी को अपवाद ले लिया जाए तो जो उच्च है, चाहे हमारे प्रसाद जी हो, निराला जी हो, डिग्री नहीं है। महादेवी एक अपवाद है। लेकिन महादेवी को जो हमारे धर्म, दर्शन, आध्यात्म, वेद का जो ज्ञान था वो अपार था। उनके एक एक गीत में वो दर्शन और वह रहस्यवाद उभर करके सामने आता है। लेकिन आजादी के बाद जब हमारा ये प्रगतिशील साहित्य आया, वहां लिखने पढ़ने वालों ने, शब्द जाल बुनने वालों ने साहित्य पर कब्जा कर लिया। साहित्यकार होने की रेखा खींच दी गई कि आप विश्वविद्यालय में हो, आप प्रोफेसर हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो आपकी, आप अच्छा शब्द जाल, कठिन से कठिन बात लिख सकते हो, वही साहित्य हो जाता था। और ऐसा महसूस किया जाने लगा। उन बुद्धिजीवियों ने ये प्रचारित प्रसारित किया कि आजादी के बाद जो कुछ भी लिखा पढ़ा जा रहा है वो रूस से प्रभावित है। रूस का जो चिंतन है उसका सीधा सीधा प्रभाव हिंदुस्तान पर पड़ रहा है और हिंदुस्तान में वही कुछ लिखा जा रहा है साहित्य के रूप में। लेकिन ये बहुत सतही बात थी, उन विद्वानों का बचपना था। इतनी सतही बात करके उन्होंने जो है अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। आज वो पूरा चिंतन जिस गर्त में जा रहा है उसके मूल में उनकी वो सतही बातें थी कि हम डिग्रीधारी हैं, हम साम्यवाद को पढ़े हुए हैं, हम जो कुछ लिखेंगे वही प्रामाणिक होगा, वही साहित्य बन जाएगा। और उन्होंने जो एक भ्रम जाल फैलाया वो अपने आप धीरे 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 कटने लगा। और आज सारे के सारे लोग हाशिए पर बैठे हुए दिखते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये हुआ कैसे। अब आप देखिए, हमारे यहां साहित्य की वाचिक परंपरा का बहुत महत्व है। कृष्ण लिखते नहीं,
गीता में कहीं नहीं लिखा है कि कृष्ण लिख रहे हैं, वाच्य शब्द का प्रयोग हुआ है, बोलते हैं। बुद्ध कहीं लिखते नहीं, बोलते हैं। महावीर कहीं लिखते नहीं, बोलते हैं। कबीर लिखते नहीं कहीं, सिर्फ बोलते हैं। जिसको समझना हो समझ ले, जिसको लिखना हो लिख ले। हमारी वाचिक परंपरा में बुद्ध पुरुष कभी कलम उठाकर लिखे नहीं, उनके आसपास के लोग लिखते पढ़ते रहे, उनके विचारों को लिखते रहे, संजोते रहे। लेकिन उन्हें अपनी वाचिक परंपरा पर इतना विश्वास था कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो शब्द जो है ब्रह्म है। वो अपने आप इस वातावरण में जिएगा, जीवन में जिएगा। और आज देखिए, अगर वेद व्यास नहीं लिखे होते तब भी वो जीता। ये ध्वनियों की ताकत है, ये बुद्ध पुरुषों की ताकत है। ये सब के सब समाज सुधारक रहे हैं। कृष्ण ने बार बार कहा कि महाभारत बहुत जरूरी है। जो गलत लोग हैं उनको समाप्त करने का, नए युग की शुरुआत करने का। कृष्ण के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी उस युद्ध को रोक देना, क्योंकि दोनों संबंधी थे। लेकिन कृष्ण वो युद्ध चाहते थे, समाज को सुधारना चाहते थे, प्योर करना चाहते थे। वहां आप देखिए, महावीर को देखिए, जिस आदमी ने अपना राज्य छोड़ दिया, जो आदमी चलने के लिए रास्ता साफ करते हुए चल रहा है, उसको हमने कहा महावीर। उससे बड़ा महावीर कोई नहीं है। तो हमारी जो वाचिक परंपरा है वो हमारे साहित्य की जान है। मैं क्षमा चाहूंगा, आज 6 बजे से ही ये सब चल रहा है। मैं वाचिक परंपरा की बात इसलिए करता हूं, जो आप देख लीजिए, पूरे जिनको जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो बड़े सच्चे लोग थे। कबीर हो गए, रैदास हो गए, नानक हो गए, इनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ क्योंकि ये प्योर थे, छल छद्म से बहुत दूर थे। इनके अंदर करुणा प्लावित थी। अगाध आस्था थी। और इन्होंने जिस प्रेम से, जिस करुणा के रास्ते से साक्षात्कार कर लिया, ऐसा नहीं कि उस रास्ते से और लोगों को नहीं हुआ, लेकिन उन्हें पहले हो गया। मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि इन सारी चीजों का हमारे साहित्य में प्रभाव पड़ा। एक सज्जन कह रहे थे कि
प्रेमचंद पर पूरा रूस का प्रभाव पड़ा। हमने इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। हमारे समाज सुधारक कहां जाएंगे? हमने बाल विवाह पे काम किया, हमने सती प्रथा पे काम किया, हमने लड़कियों की शिक्षा पर काम किया, हमने राजनीतिक सुधार किया, हमने जाति प्रथा पर काम किया, हमने भूदान आंदोलन जैसा चलाया, हमने वेदों की तरफ लौटने की बात की। प्रेमचंद को उठा लीजिए, उनकी हर एक कहानी किसी सुधार की ओर संकेत करती है। हमारा जो समाज सुधार का दायरा था वो बड़ा व्यापक था और हिंदी साहित्य पर पूरी तरह से उन समाज सुधारकों का योगदान रहा जिन्हें लोग मार्क्सवाद से प्रभावित होकर लिखना कहते रहे। वो वास्तव में अपनी जड़ों से, अपने लोगों से प्रभावित थे और निश्चित रूप से वो सुधार चाहते थे। आप गंभीरता से सोचिए, प्रेमचंद तो रसिया नहीं गए थे। प्रेमचंद जिस गांव के थे वहां अभी मैं गर्मियों में गया था, बेचारे आज भी उसी तरह की दरिद्री है, आज भी उसी तरह का अन्याय और शोषण है। उस बीच पले बड़े थे, लेकिन उनमें चेतना थी। महापुरुषों का जो आंदोलन चल रहा था उससे वो प्रभावित थे और उनके पास अभिव्यक्ति का माध्यम जो था वो कुछ लिख पढ़ देना था। तो हमारे महापुरुष चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हो, चाहे दयानंद जी रहे हो, गुरु जी रहे हो, या इन सब का निचोड़ लेकर के कथा सूत्र बांध करके जो है उन्होंने इतनी कहानियां लिख दी जिससे समस्याएं नए ढंग से उजागर हुई, साहित्य के क्षेत्र में भी नए रूप से उसमें चर्चा हुई और परिवर्तन की लहर चली। आप सोचिए, यूरोप में क्रांति हुई, रसिया में क्रांति हुई, लेकिन हमारे यहां क्रांति नहीं हुई। क्यों? हमारे यहां समाज सुधारक आए समय समय पर, जब जब सनय सनय धीरे 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 हमारे यहां समाज सुधारक आते रहे। और दूसरी बात, हमारे ऊपर आक्षेप लगता है कि भारतीय समाज रूढ़िग्रस्त है। कुछ मायने में दिखता है, लेकिन जो हमारा समाज है उसमें स्वीकार्यता का इतना जबरदस्त गुण है, उसके सामने नई चीज आती है, नया चिंतन आता है, अपने महापुरुष आते हैं तो उनके प्रति आग्रह है, स्वीकार्यता है। इस कारण ऊपर से दिखने वाला रूढ़िग्रस्त समाज वो विधवा विवाह भी करने लगा, उसने जो है जाति प्रथा पे भी अंकुश लगा दिया, सभी मनुष्य एक हैं सोचने लगा, उसने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया, सभी जीवात्माएं एक हैं, जाति पाति अलग है। कितना रूढ़िग्रस्त समाज जो है अपने महापुरुषों के चिंतन और जागृति के बल पर जागृत हो गया, उसे किसी क्रांति की जरूरत नहीं पड़ी। एक और वही काम महापुरुष कर रहे थे, दूसरी ओर हमारे साहित्यकार उन्हीं चीजों को कथा कहानियों में लिख 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 करके समाज में पहुंचा रहे थे।
हमको एक ताकत मिल रही थी और हम धीरे 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 अपने आप को परिवर्तित करने लगे। तो हम हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं से प्रभावित नहीं है, हमसे लोगों ने प्रभाव ग्रहण किया। कुछ लोग समझते हैं कि क्रांति के बल पर हम बहुत बड़ा रिफॉर्म कर लेंगे। रसिया में क्रांति हुई थी, उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को कुचला, एक रूप बनाया और बहुत तेजी से प्रगति दिखाई। लेकिन उस घुड़दौड़ का परिणाम क्या हुआ? वो बिखर गए। उन्होंने हिंसा का भी सहारा लिया, कत्लेआम हुआ। हमारे समाज में जिसको रूढ़िग्रस्त कहते रहे, जिसको पिछड़ा कहते रहे, उसमें हमारे महापुरुष आए, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, कमियां गिनाई, उसे दूर करने की बात की और एक दृष्टि दी सबको। मैं कहता हूं दृष्टि दी हमारे समाज सुधारकों ने, महापुरुषों ने। वो राजनीति को भी दृष्टि दी, उन्होंने साहित्य को भी दृष्टि दी, उन्हें कला संस्कृति को भी दृष्टि दी, जिसके परिणाम स्वरूप हम समय समय धीरे 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 और धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ वो स्थायी रहा। हमारा समाज धीरे धीरे जुड़ाव की ओर है, जबकि उनका समाज धीरे धीरे बिखराव की ओर चल रहा है। तो क्रांति में और सुधार में यही परिवर्तन, यही अंतर है। जहां क्रांति होगी वहां आपको लगेगा कि बहुत तेजी से परिवर्तन हो गया, चमक दमक आ गई, लेकिन 25-50 वर्ष बाद फिर आपको उसका बिखराव दिखने लगेगा। लेकिन जहां समाज सुधार की बात होगी उसमें समय लगेगा, लेकिन धीरे 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 जो है, आज हमारे यहाँ जातिवादी भी टूट चुकी है लगभग। हम शहरी समाज में कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लोग एक हैं। कहीं थोड़ा बहुत दूर दराज अभी पुराने सोच के लोग पड़े हुए हैं, तो वो भी बड़ी झिझक के साथ वो टूट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उनको तर्क के साथ समझाइए तो वो स्वीकार्यता में सिर हिला देते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ आक्रामक हो जाए। कभी बिहार में देखिए, जाति प्रथा के नाम पर गोली चल जाती थी, नरसंहार होता था। आज वो दृश्य अपने आप धीरे 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 बदलने लगा, लोगों को बोध होने लगा। वो बोध कहां से हुआ? इन्हीं महापुरुषों के बल पर धीरे 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 महापुरुषों ने चिंतन किया, फिर वो चिंतन आगे बढ़ा, उस चिंतन को लोगों ने पकड़ा, साहित्यकारों ने पकड़ा, कवियों ने, लेखकों ने, आपके कलाकारों ने, राजनीतिज्ञों ने, और धीरे 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 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान रच दिया, सबको समानता की बात कर दी क्या, और ऐसा प्रचारित कर दिया गया, विदेशों से गए, वहां का संविधान देखा और ये किया वो किया। क्या अपने महापुरुष और अपने सुधारक यूं ही बैठे रहे? क्या उन्होंने यहां से कुछ नहीं लिया होगा? उस समय की राजनीतिक मजबूरी क्या रही होगी, क्यों इस तरह से प्रचारित किया? क्या इतने विद्वान आदमी अंबेडकर जी, क्या उन्होंने दयानंद को नहीं पढ़ा होगा, विवेकानंद को नहीं पढ़ा होगा, राजा राममोहन राय को नहीं पढ़ा होगा, ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा होगा? सभी को पढ़ा होगा। और इन सब से निश्चित रूप से अपने संविधान में उन्होंने रस लिया होगा, क्योंकि भाई यही सब तो है
जो हमारे समाज सुधारकों ने कहा, वही सब संविधान में है, उसी का पुट है। वहां भी समानता की बात है, हमारे साहित्य में भी वही बात है। कोई राजनीतिज्ञ चाहे जितना भी सत्ता के लिए खिलवाड़ करता हो, लेकिन वो खड़ा होके कह दे कि हाँ जाति अच्छी चीज है, बटे रहो, और ऊंच नीच होता है, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पास भी एक अंतरात्मा नाम की चीज है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा साहित्य है, आज भी जो रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसके जो स्रोत है, वैचारिक स्रोत जो है, वो हमारे महापुरुष हैं, समाज सुधारक हैं। और इन महापुरुषों के, समाज सुधारकों के योगदान को हमारा समाज कभी भुला नहीं सकता। ये जो कला है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी नींव है ये लोग। आज आप कहते हैं कि आधुनिक भारत, भारत प्रगति कर रहा है, आधुनिक हो गया। आधुनिकता का क्या मतलब है? क्या रोड अच्छी बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दिए, एरोप्लेन में उड़ने लगे, चांद पर पहुंच गए, ये आधुनिकता है? नहीं। ये जो वैचारिक आधुनिकता है, जो वैचारिक सोच है, उसमें जो परिवर्तन आया है, उसने हमारे समाज को आधुनिक बनाया है। और उस हमारे समाज को आधुनिक बनाने में हमारे इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं यही कहना चाहता हूं, ये लोग भले ही कहानी न लिखे हों, कविताएं न लिखे हों, लेकिन ये स्रोत है उसके। तो कृष्ण से लेकर के, राम से लेके, हमारी वाचिक परंपरा से लेकर के लिखित परंपरा के साहित्यकार, ये सब ऋषि मुनि है प्रभाव, और इन्हीं के प्रभाव में आगे सब कुछ हुआ और सतत होता रहेगा। जिन लोगों को विदेशी प्रभाव देखना हो, जो ढूंढते हो, वो खूब ढूंढ लें, और ढूंढने के बाद 10-20 साल बाद उनकी विचारधारा ध्वस्त हो जाएगी। आप दूसरे वातावरण, दूसरे जड़ों से कब तक रस लेंगे? तो मैं बहुत थक चुका भी हूं। 6 बजे से इसी काम में लगा हुआ हूं। तो मैं प्रेम प्रकाश जी से अनुमति चाहूंगा, आज्ञा चाहूंगा, और विद्वान साथियों से क्षमा भी चाहूंगा कि यदि कहीं मैं ट्रैक से अलग बात कर रहा हूं तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरा अपना मूल चिंतन है, सोचना है अपने साहित्य, अपने महापुरुषों के संबंध में, कि महापुरुषों के चिंतन के बिना हम कुछ नहीं है, शून्य है। आज हमारी जो मेधा काम कर रही है, उसके पीछे स्रोत जो है वो हमारे महापुरुष, जो इसको नहीं पढ़े हैं, जो पाश्चात्य साहित्य को पढ़े हैं, पाश्चात्य क्रांतियों को पढ़े हैं, उनको लगता है कि हिंदुस्तानी साहित्य का बीज उधर चुका है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सब कुछ हमारे पास है, और जो हम प्रगति कर रहे हैं, अपने बीज से ही हम वृक्ष बन रहे हैं, दूसरे बीज की हमको जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे इजाजत दे। बहुत बहुत डॉक्टर प्रेम प्रकाश पांडे जी, प्रेम कुमार पांडे जी, प्रेम कुमार पांडे जी, प्रेम कुमार पांडे जी, पीके पांडे जी। तो अभी आप लोगों ने डॉक्टर पीके पांडे जी को सुना। आइए प्रेम प्रकाश जी।
मैं सबसे पहले तो भारत को समझो अभियान जो यह है, भारत को समझो अभियान की ओर से जिसका मुख्य उद्देश्य यही है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से हम सबको जो है एक प्रेरणा दी, हम सबको एक मार्गदर्शन किया। तो आज हमारे मध्य डॉक्टर प्रेम कुमार पांडे जी ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आकर के अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित किया और जो साहित्य सृजन का जो उद्देश्य है, उस साहित्य सृजन के उद्देश्य के बारे में उन्होंने एक व्यापक दृष्टिकोण रखा। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और हमारे समस्त जो भी सुधी श्रोतागण हैं, उन सब की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो समस्त सुधी श्रोतागण हैं, यदि कोई जी बोलिए बोलिए। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा है उनके मन में, तो हमारे डॉक्टर साहब जो है उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। चलिए जी जी, किसी का प्रश्न होगा तो पूछ लिया जाएगा। आइए दो शब्द हमारे नीरज कुमार द्विवेदी जी जो युवा हिंदी कवि हैं, आइए नीरज जी। जी आभार आदरणीय आर्य जी कि आपने मुझे इसमें जुड़ने का अवसर दिया। पांडे जी को सुना और आज वाकई में हिंदी दिवस पर प्रासंगिक चर्चा हुई। मैंने आज साहित्य की नई परिभाषा उनसे सीखी, तो आज मैं कृतकृत्य हो गया उनकी हिंदी दिवस पर इस तरह का उद्बोधन सुन करके। मन लगा रहा था कि और आगे कुछ बोलेंगे, लेकिन वो थके थे, तो चलो कभी अगली बार। काफी समय हो गया होगा बोलते बोलते। अभी जब आपको कॉल किया तो कॉन्फ्रेंस पे चल रहे थे वो, उसमें कहीं जी कार्यक्रम चल रहा था। जी आने बढ़िया जो है साहित्य के बारे में उन्होंने जो एक बात हमें टच कर गई कि साहित्य जो है जितना लिखा गया है उसको पढ़ना और संजोना और उसको संरक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण नया लिखने से। जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सबको हिंदी दिवस की। मनोज कुमार तिवारी जी, टाटा भैया। मनोज कुमार तिवारी जी जी, सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते जी तिवारी जी। वीडियो खोल लीजिए। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज प्रेम जी भाई साहब का उद्बोधन बड़ा ही सारगर्भित हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से बस एक बात जरूर आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। जितने भी लोग जुड़े हैं, देखो हिंदी भाषा को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने घर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा और हम अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं सब लोग जो है, और हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। हमारे अभी सर्वे हुआ अपने आरएसएस में भी, तो ध्यान में आता हमारे ही बच्चे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। तो जब इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे तो फिर हिंदी कैसे बढ़ेगी? तो इस दृष्टि से थोड़ा सा हम सबको इस पर थोड़ा विचार करें और अच्छी शिक्षा, क्योंकि आ से माने अज्ञान से, अज्ञानता से प्रारंभ होता है हिंदी शब्द, और ज्ञा माने ज्ञानी तक पहुंचाता है। ये हिंदी में ही शक्ति है इतनी। बाकी जो है वहां तो आप जानते हो अंग्रेजी माध्यम में क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल, हम तिवारी जी आपकी बात से सहमत है और आप से हमारा निवेदन है कि जो हमारा भारतीय शिक्षा मंडल है और जिस प्रकार से पहले हमारे जितने गांव थे उतने गुरुकुल हुआ करते थे, तो ये जो हमारी वर्तमान में जो सरकार है वो संस्कृत और संस्कृति पे काम करना प्रारंभ कर दे तो निश्चित रूप से ये जो अंग्रेजी का जो बोलबाला तंत्र है अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। जी धन्यवाद।
आइए डॉक्टर व्यासचंद्रन शास्त्री जी, 5 मिनट। डॉक्टर व्यासचंद्रन शास्त्री जी, केवल 5 मिनट। जी व्यासचंद्रन जी, जी 5 मिनट का समय है जी। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। ओम शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के सम्माननीय संचालक वर्ग आदरणीय मित्रवर श्री लखनलाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार पांडे जी, और इसी उनको करने वालों ने जिनका नाम आपने सुना, आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी ने उद्योग किया, उन्हें धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी इस मंच से जुड़े हुए लोग हैं, सबको सादर अभिवादन करता हुआ अपनी वाणी को सीधे मैं रख रहा हूँ। आज हिंदी दिवस है और हिंदी का जो भाषा से संबंध है, वो जब तक हम उसको बोल चाल में नहीं लाएंगे ज्यादा, कोई भी भाषा आगे नहीं बढ़ सकती। भाष्यते सा भाषा इसलिए कहा गया, बोलने से ही भाषा बनती है। यदि बच्चे को अंग्रेजी शुरू से पढ़ा दें तो अंग्रेजी ही बोलने लगता है। उसी तरह से बच्चे अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी ही पढ़ने लगता है। आज हम लोग पहाड़ा वगैरह सब हिंदी में पढ़ा करते थे, आज अंग्रेजी में 1 2 जा 1 1 जा 1 1 2 जा 2 ऐसे करके पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना। इस ढंग से किस तरह से अंग्रेजियत घर घर में, जैसा कि अभी सुना मनोज कुमार तिवारी जी बता रहे, इस बात को समझना होगा। और विद्वानों के घर में इस प्रकार की होती है गड़बड़ियां, और इसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। और इसके साथ ही साथ महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान, इस पर अभी आर्य समाज मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने एक विषय रखा था, हिंदी भाषा और आर्य समाज। इस पर कई वक्ताओं ने अपने विचार दिए हैं। उसमें मैंने स्पष्ट कहा है कि हिंदी भाषा को आर्य समाज ने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। जितने भी हमारे समाज सुधारकों के नाम हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार पांडे जी ने दिया है, बड़ा ही स्तुत्य प्रयास और स्तुत्य वक्तव्य रहा है। और उसी क्रम में महर्षि देव दयानंद जी का योगदान को और ज्यादा उजागर करने की आवश्यकता इसलिए है कि जिस मंच पर हम हैं, उनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। उस पे उनके द्वारा आयोजित श्रृंखलाओं में हम सब चल रहे हैं, और उस महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के इस पावन उपलक्ष्य को लेकर के जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, इसमें महर्षि दयानंद जब 1872 में जब वो कलकत्ता पहुंचे थे, तो कलकत्ता में 4 महान समाज सुधारक, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राम कृष्ण परमहंस और केशव चंद्र सेन, ये 4 समाज सुधारकों ने उन्हें बुलाया था। और केशव चंद्र चूंकि ब्रह्म समाजी नेता थे, इसलिए उन्होंने कई बातें, वेद की बात को मानने से थोड़ा इनकार कर गए, नहीं तो वेद का अच्छा प्रचार हो जाता। महर्षि दयानंद का कहना कुछ अलग था। उन लोगों का कहना था कि वेद भी है, सत्य विद्या और भी है। उन्होंने कहा वेद ही सत्य विद्या है और समय सत्यासत्य है, इसलिए सत्यासत्य मिली हुई बातें पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बात को वहां इस रूप में नहीं बना पाए, और लोगों ने उनकी बात पर थोड़ा सा अलग बात सोची। महर्षि दयानंद सरस्वती को उसी समय केशव चंद्र सेन ने परामर्श भी दिया था कि महाराज आप संस्कृत में बोल रहे हैं,
और संस्कृत में बोल रहे हैं तो संस्कृत में कितने लोग समझते होंगे, इसलिए आप हिंदी में बोलें। हिंदी उस समय हालांकि कम बोली जाती होगी, उसमें बंगाल की बात है, बंगाल में और पता नहीं हिंदी क्या बोल रहे होंगे, लेकिन केशव चंद्र सेन जैसे नेता हिंदी में बोलने की बात करते हैं। इससे पता चलता है कि केशव चंद्र सेन हिंदी के हिमायती थे और उन्होंने स्वामी दयानंद जैसे महारथी को भी हिंदी में बोलने के लिए आग्रह किया था। उसके बाद से स्वामी जी ने हिंदी को पकड़ लिया और उसके बाद उन्होंने वेदों का भाष्य भी संस्कृत और हिंदी में किया। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि में संस्कृत हिंदी में किया और सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्यार्थ प्रकाश एक अनमोल ग्रंथ है, उस अनमोल ग्रंथ को भी उदयपुर के नौलखा मंदिर में जो पूरा किया गया है वो पूर्णतः हिंदी में है और बड़ा गंभीर ग्रंथ है। निसंदेह स्वामी दयानंद के जो भी ग्रंथावली को आप देखें, पंचमहायज्ञ विधि है, गोकर्णानिधि है, संस्कार विधि है, आर्याभिविनय है, सभी ग्रंथों में हिंदी की बड़ी प्रासंगिकता दी है। और ऐसे उन्होंने न केवल कहा बल्कि उन्होंने जीवन में उतार दिया और उतार करके वेद जैसे गंभीर विषय को भी हिंदी सीख करके हिंदी में लोगों को बता करके लिखवा देना, ये बहुत बड़ी बात महर्षि दयानंद का तप और त्याग का समझा जाएगा। इसलिए आज के दिन हमें उस महान ऋषि के प्रति ऋणी भी होना है, जिनकी हम 200वीं जयंती मनाने के लिए आग्रह प्राग्रह लोगों से कर रहे हैं। ऐसे महान पार्थी और उनके जितने भी शिष्य परंपरा में, चाहे वो भाई परमानंद हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे आगे आप बढ़िए तो उसमें तमाम ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हिंदी पर बड़ा काम किया है। प्रेमचंद की बात अभी हो रही थी, वो भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। स्वामी दयानंद को बहुत अच्छी तरह से समझा था, इसलिए अपने तमाम कथाओं में अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई अपनी कहानियों में। इस तरह से कबीर ने बहुत पहले हुए, लेकिन कबीर ने भी अंधविश्वास और पाखंड पर आवाज उठाई। ये सभी वाचिक शैली के विद्वान रहे हैं, लेकिन महर्षि दयानंद वाचिक के साथ साथ लिखित भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, ताकि हम इधर उधर न फंस जाएं, हम सही बात को पकड़ें। और इसके साथ ही साथ इतना बड़ा योगदान एक गुजराती और एक संस्कृत निष्ठ विद्वान हिंदी को सीख करके हिंदी में इतनी रचना कर देना, जबकि चारों तरफ जहाँ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार से पाखंड के कार्य पर जितोड़ प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्थिति में उनका बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। ऐसी स्थिति में स्वामी जी का यह कार्य अद्भुत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आज के दिन आयोजक माननीय प्रफुल्ल जी को विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने हिंदी दिवस पर हिंदी में बोलने के लिए आग्रह किया है, हिंदी विषय पर बोलने के लिए आग्रह किया है। निसंदेह आचार्य बलदेव जी प्रयोग करें। ओम। आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी, चलिए आइए। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम। सादर नमस्ते पुनः सभी के लिए। अभी हमारे बीच में सम्माननीय हमारे प्रेम कुमार पांडे जी, श्रद्धेय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और व्यासानंद शास्त्री जी का बहुत अच्छा उद्बोधन रहा है। देखिए राम प्रसाद तैयार रहिए। संदीप तिवारी जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी की 4 लाइनें मैं सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा था, लगा रहे प्रेम हिंदी से, लिखूं हिंदी पढ़ूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं, हो हिंदी पहनना खाना, मेरे घर में रोशनी हो हिंदी चिरागों से, जिनकी डौ पे जल के खाक हो बिस्मिल सा परवाना। और हिंदी का प्रेम समस्त महान भावों के, हमारे चाहे क्रांतिकारी रहे हों, चाहे सामाजिक लोग रहे हों, जितने भी या धार्मिक लोग रहे हैं, जैसे अभी हमारे सम्मानीय शास्त्री ने उदाहरण दिया एक महर्षि दयानंद जी का। वास्तव में जब उनसे कहा गया, क्योंकि उनकी मूल भाषा तो गुजराती थी, इसके बाद संस्कृत का पठन पाठन किया तो संस्कृत हो गया, लेकिन जब उनसे कहा गया तो उन्होंने अपनी गुजराती में संभाषण नहीं किया, लेख नहीं लिखा,
संस्कृत तो लिखी, लेकिन हिंदी को उन्होंने बढ़ावा दिया और हिंदी के लिए वो इन्होंने पूरी कोशिश की। जितने ग्रंथ भी उनके रहे हैं सबके भात भले उनने संस्कृत में कर दिए हों, लेकिन अर्थ उनका हिंदी में ही करते चले गए। और हिंदी में देखिए जब वेदों की उन्होंने भाष्य किए, उसके बाद हिंदी में भी 3 प्रकार के शब्दार्थ, पदार्थ, भावार्थ सारे हिंदी में रख दिए। किसी तरफ से कोई त्रुटि नहीं रह जाए, किसी को समझने में कमी नहीं रह जाए। तो हमारे महर्षि दयानंद जी और सारे राष्ट्र प्रेमी और हिंदी प्रेमी हमारे जितने अभी वर्तमान में या पूर्व में हमारे जो कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी हिंदी के लिए अपना कार्य किया है। और हम आज बार बार इसी बात को बढ़ावा भी दे रहे हैं और हमारी राज्य सरकारें भी इस पर काम करने के लिए तैयार, पूरा देश की सरकार भी हमारी काम करने के लिए तैयार है और आह्वान भी कर रहे हैं वो लोग। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब कहीं पे चले जाइए, आप जितने भी संस्थान है सरकारी, सब में कहीं ना कहीं, जैसे बैंकों में चले जाइए, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हम अपने सभी कार्य कृपया हिंदी में करें। लेकिन वहां जाकर के देखें जो हमें फार्म मिलते हैं या कुछ भी मतलब जो वहाँ के कागज निकल रहे हैं, कागजात निकल रहे हैं, सब अंग्रेजी में भरे पड़े हैं, तो क्या हिंदी में काम कर पाएंगे? ओम संदीप तिवारी जी, ओम संदीप तिवारी जी, सभी को नमस्कार, आर्या जी को नमस्कार। आइए तिवारी जी आइए, हिंदी दिवस पर 2 शब्द हो जाए। बढ़िया परिचर्चा चल रही है, बड़े हम जो है सुन रहे हैं सबके। सुनने नहीं आप बोल रहे हैं, बिलाजना तक सुन लो। आज हम थोड़े से तनाव में हैं, माता जी का वो बताया था हमने, बताया था। इसलिए फिर जो है फिर कल जुड़ते हैं, कल बात करते हैं। ठीक है। बहन प्रतिमा आचार्य जी, प्रतिमा जी, हिंदी दिवस के अवसर पे एक हिंदी की कविता आपकी हो जाए, गीत हो जाए, भजन हो जाए। प्रतिमा जी, आचार्य प्रतिमा जी, देहरादून। प्रतिमा जी, चलिए जब तक प्रतिमा जी आती हैं जी, आइए बहन जी। जी बच्चियां हैं, के लिए कह दिया एक आ जाइए, 2 मिनट के लिए। हाँ जी, 2 लाइन नमस्ते। कविता की आप। प्रिय वीर लखनलाल जी, आपको नमस्ते तथा आज के मुख्य वक्ता पी.के. पांडे जी, श्रद्धेय, बड़ा अच्छा उन्होंने हिंदी के विषय में सारगर्भित प्रवचन देने का प्रयास किया है। समय उनके पास शायद थोड़ा था और हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी ने तो कमी पूरी कर दी। प्रेम प्रकाश जी शास्त्री जी भी बहुत उत्तम ढंग से बता रहे थे और अक्षर मुनि जी ने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। सबने हमें ज्ञान चर्चा दी। तो मैं अगर समय हो तो मैं कविता बोल सकती हूँ हिंदी के ऊपर। कविता सुना दीजिए, कविता सुना दीजिए। सुना दें। बहता नीर है हर भाषा, हिंदी गंगा सी पावन राष्ट्रभाषा। बहता नीर है हर भाषा, हिंदी गंगा सी पावन राष्ट्रभाषा। हिंदी शर्म नहीं हमारे गर्व की भाषा। आज क्यों चिंतित है अभिभावक बच्चा इंग्लिश सीखे। जिस उम्र में बच्चा 5 भाषा सीख सकता वह इंग्लिश ही क्यों सीखे। क्यों गवारू समझे जाए हिंदी भाषा भाषी। जिस हिंदी ने गोद खिलाया पिलाया ज्ञान का पानी, उस हिंदी को माँ ना समझा माँ बन बैठी इंग्लिश रानी। देव दयानंद ने पाठ पढ़ाया पूरे देश को, देश की एक भाषा है जरूरी। क्षेत्रीय भाषा जी भर सीखो, राष्ट्रभाषा हिंदी का ज्ञान से
ज्ञान से पाओ कभी न दूरी। सशक्त देश की एक भाषा, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक ही मानव जाति मानो। गर विश्व में डंका बजाना चाहो तो इसे ही उचित मानो। अपनी मिट्टी की महक है इसमें अपनेपन का भाव। हिंदी अंतर अंतर में बसी, लेकर अनोखा लगाव। हिंदी तो मन की लेखनी, बयां करें हृदय की हालात। शुभ वाणी शाश्वत सदा, शुभ वाणी शाश्वत सदा, सरल सहज करे सब बात। अंग्रेजी के मोह में पढ़कर निज भाषा मत छोड़। पराधीन में कभी सुख नहीं, राष्ट्र धर्म से नाता जोड़। एकता के सूत्र में बांधे रखती है हिंदी भाषा। भारत का कल्याण छिपाए बैठी हिंदी भाषा। मुझे दिलो जान से प्यारी है ये हमारी प्यारी आर्य भाषा। हिंदी भाषा है सबल, सब में भरती उमंग। ये भाषा है राष्ट्र में सदा भरे एकता के रंग। हिंदी ही भाषा भारत की, फिर क्यों करता संकोच। हिंदी में सद्भावना भरी, फिर भी इतनी सोच। हिंदी भाषा नहीं हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। देश हित मरने हेतु देती मुझे वो शक्ति है। ये मातृभूमि पर मर मिटने की देती हमको शक्ति है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी ही मेरी पहचान। हिंदी हूँ मैं, वतन है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इसलिए हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी ही मेरी पहचान। जब हर सांस मेरी तेरी वजह से माँ, जब हर सांस मेरी तेरी वजह से है भारत माँ। फिर मेरे नाम का एक दिन क्यों मुकर्रर है। हिंदी 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 भारत माँ के मस्तक की बिंदी, एकता की जान। हिंदी शान और भारत का गरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा, हर तरफ हिंदी का परचम लहराएगा। इस राष्ट्रभाषा का हर ज्ञाता विद्वान भारतवासी कहलाएगा। आज स्याही से लिख दो अपनी सुनहरी पहचान की तार। हिंदी हो तुम सब, हिंदी से सीखो करना प्यार। कोटि कोटि कंठों से गूंजती मधुर स्वर धारा है। भाषा जिसकी हिंदी है वो भारत वर्ष प्यारा है। भाषा जिसकी हिंदी है वो भारत वर्ष प्यारा है। इति ओम। धन्यवाद जी। कविता छोटी लिखा कर बहुत लंबी लिख देती हैं आप। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, थोड़ी छोटी बनाया कर कविता, लंबी मत बनाया कर। वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मचर्यं मह्यं दत्त्वा वेद ब्रह्मलोकम्। साहित्य समाज का दर्पण है और हमारा जो हिंदी है वो हमारे में बह रही है। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि निज भाषा ज्ञान के मिलय न, निज भाषा ज्ञान के। चलो शांति पाठ करो शर्मा जी, आप दो मोबाइल एक लाइन तो बोल रही है, इसमें दो हमारे चला रखे इसलिए परेशानी है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। शर्मा जी अंग्रेजी पढ़ के यद्यप सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान वित रहत हीन के हीन। तो हमको हिंदी भाषा पे हमेशा गति करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी के माध्यम में अंग्रेजी से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी भी हमारी। शर्मा जी शांति पाठ करो। आओ भाई शांति पाठ, शांति पाठ करो। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति प्रत, ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति प्रत। आओ या ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति प्रत, शांति रापर शांति और शांति वनस्पति शांति देवा शांति ब्रह्म शांति।
शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो रे, सत्य सनातन पहले ध्वनि की जय, गुरुवर सच्चिदानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, नरियाना परशुराम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित लेख राम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी जुड़े हैं? हाँ जी जुड़े हुए हैं, सभी के साथ लिए सादर नमस्ते। अच्छा, सभी को नमस्ते। पांडे जी, डॉक्टर प्रेम कुमार पांडे जी जुड़े हैं शास्त्री जी, जुड़े हुए हैं, वो उनका माइक बंद है लेकिन। अगर डॉक्टर प्रेम कुमार पांडे जी हमारा निवेदन सुन रहे हो तो कृपया माइक ऑन कर लें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी माइक बंद हो रहा है, माइक माइक बंद है। हाँ चलिए सुन रहे हैं वो आपकी बात। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। हाँ, फिर कभी आपके बहुमूल्य विचारों से बहुमूल्य विचार हमको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। शायद बलदेव जी। हाँ सर। हाँ पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब आवाज? हाँ अब आवाज आ रही है आपकी। जी 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 जी। बहुत व्यस्तता के बाद भी और बहुत थके हुए थे और उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया और हम सबको कृतार्थ किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन जी। सभी विद्वान साथियों को प्रणाम मेरा। चलो भैया भोजन बनाओ। जी 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 जी, भोजन के बिना ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हाँ हाँ, ऊर्जा तो चाहिए ना, ऊर्जा तो चाहिए ना। सुबह से इसी सब काम में लगा हुआ हूँ। जी 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 जी, ठीक ठीक। आप बहुत दूर है, नहीं तो आपको भोजन करा देते हम। सो पाकी हो गया हूँ। लेकिन वचनों का तो भोजन कराया जा सकता है ना। आपने कराया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, चलिए मैं आऊंगा अभी अक्टूबर में, तो फिर मुलाकात होगी। जी 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 जी, ठीक ठीक सर। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। ठीक है मुनि जी, सभी को नमस्ते। जी नमस्ते जी सबके लिए। कहाँ चलेगा भैया लखनलाल जी? लखनलाल जी
लाल जी हाँ जी, कहाँ खो गए हैं? लखन माता लाल जी जी, के लिए, माता जी के लिए, शास्त्री जी के लिए, सभी के लिए सादर नमस्ते सभी को नमस्ते, सदर नमस्ते। जी। अरे लखनलाल जी, हम अगे यह मंच छोड़ के हम दो ही लोग रह गए। दरुला जी दिखाई दे रहा है, तम्मा ने और माता जी दिखाई दे रही बस, और तभी भाग गए, माइक बंद करके गए वो तो। ओम अदिति बेटा, अरे समापन हो गया भैया, बंद करो। आवाज आ रही लखनलाल जी? क्या पता काम चलेगा, माइक बंद है आपका तो, माइक बंद है आपके दोनों जनों की।